अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। पीटीवी की स्क्रीन से हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह मेरा आपका सबका डार्लिंग। नवाज़िश करम शुक्रिया मेहरबानी हमें बख्श दी आपने मेज़बानी। नवाज़िश करम शुक्रिया मेहरबानी। हेलो ए भाई, मेज़बानी मेरे पास है, होश कर। और बाबे आपकी मेज़बानी की बात नहीं कर रहा, आज मैंने एक दोस्त का खाना रखा हुआ है, मैं आज मेज़बान हूँ, वो मेज़बानी मैं बता रहा हूँ आपको। वेरी गुड भाई, आज तो फिर तेरी मेज़बानी की ख्वाहिश पूरी हो गई। आज चांद किस तरफ से निकला है, तू और किसी दोस्त को खाना खिलाए, बड़ी अजीब सी बात है। और बस बाबे क्या बताऊं, मैं बड़े दिनों से परेशान था, उसने मेरी बड़ी मदद की थी, मैंने कहा आज फिर उसको खाना ही खिलवाऊं, मेरा ख्याल है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर तुझे क्या परेशानी थी? और डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं कि मेरा एक कज़न है जी, उसके वालिद फौत हो गए थे, अब सारी जो जायदाद है ना मेरे कज़न को मुंतकिल होनी है, और क्या होना है बस। उसने बड़ा साथ दिया मेरा इस मौके पे, मैं इसलिए खाना खिलवा रहा हूँ उसको। डार्लिंग, तुम्हारा कज़न जो है वालिदैन का इकलौता बेटा है? नहीं नहीं, वैसे दो बहनें भी हैं उसकी। तो सारी जायदाद कज़न को मुंतकिल होगी, बहनों का हिस्सा कहाँ है? वो डॉक्टर साहब बहनें तो मेरा मतलब है शादीशुदा है, वो तो अब अपने घरों वाली है। अब 5 मरले का जो घर है उसमें से बहनों का हिस्सा क्या होगा, क्या निकलेगा, क्या फिर उसके पास बेचारे के पास क्या रह जाएगा? डार्लिंग, ये बहुत गलत बात है, जुर्म भी है और गुनाह भी। वो कौन सा गुनाह, कौन सा जुर्म, कौन सी बात? भाई बहनों को उनका हिस्सा जरूर देना चाहिए, ये उनका हक है। और डॉक्टर साहब एक तो बहनें अपने घर में बड़ी सुखी हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं, अपने भाई को बहुत प्यार करती है, जो मेरा दोस्त है ना, बहुत प्यारा है अपनी बहनों को। वैसे डार्लिंग, क्या वजह है कि हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि बहन ने भाई के प्यार में अपना हिस्सा छोड़ दिया? ये कभी नहीं सुना कि भाई ने बहन के प्यार में अपना हिस्सा छोड़ा हो। भाई तो अपना हिस्सा नहीं ना छोड़ते। क्यों? ये प्यार जो है वो सिर्फ बहन की तरफ से ही होता है। बात तो ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे एक गौरतलब बात है कि अगर बहनें अपने घरों में ठीक हैं तो क्या उनको हिस्सा लेना चाहिए? उनको तो अपने खामद की तरफ से भी मिल जाएगा अब। हाँ भाई, बिल्कुल लेना चाहिए, उनका हक है। जैसे भाइयों का हक होता है इसी तरह बहनों का भी होता है। और डॉक्टर साहब बात तो ये सच्ची है, मैं वैसे अपने कज़न की अपना जो बहनें हैं ना उनको भी जानता हूँ, वो हिस्सा तो लेना चाहती हैं, मगर जब उसका मेरा मतलब है हिस्सा ना मिले, भाई ना देना चाहे, तो फिर बेचारी कर भी क्या सकती हैं। डार्लिंग, अब हालात बदल चुके हैं भाई, अब कोई शख्स भी ख़वातीन का हिस्सा जायदाद में से हड़प नहीं कर सकता, बड़ा सख्त कानून आ गया है। अच्छा जी, वो कैसे? डार्लिंग, अब तो ये है कि अगर औरत को लगता है कि उसका हिस्सा जायदाद में से नहीं मिल रहा, तो वो फ़ौरन सूबाई मोहतसिब के दफ्तर में दरख्वास्त दे, उसी वक्त डीसी को मार्क हो जाएगी और 60 दिनों में उसका फैसला हो जाएगा। वाकई? यानी भाई जो मर्जी करता रहे, बहन को उसका हिस्सा मिल जाएगा? तो बाबे इसमें खर्चा कितना आएगा? कोई खर्चा नहीं होगा भाई, अब तो खातून मोहतसिब भी मौजूद हैं जो ख़वातीन के मसाइल जो हैं बहुत बेहतर हल करती हैं। लो जी बाबे, ये तो कमाल हो गया। मैं यही समझता रहा हूँ कि बहनों ने हमेशा ही भाइयों को अपना हिस्सा दिया है। वैसे इस कानून के बाद अगर बहनें अपना हिस्सा जो है भाई को देना चाहें तो कैसे दे सकती हैं? अब तो ये कानून बन गया कि पहले जायदाद जो है वो बहन के नाम होगी, फिर वो खुशी से जिसे देना चाहती है दे दे या अपने पास रख ले। वैसे भी किसी की मर्जी हो तो कानून रुकावट तो न बनता। वाह वाह बाबियो, ये जो अक्सर ख़वातीन को शिकायत रहती थी ना कि उनको हिस्सा नहीं मिलता जायदाद में से, अब इस कानून के बाद तो किसी खातून का हिस्सा मार ही नहीं सकता। बिल्कुल। और वैसे भी डार्लिंग, हमें क्या ज़रूरत है कि कानूनी मामलात में पढ़ के वक्त ज़ाया किया जाए, बल्कि हमें तो चाहिए कि दीन के अहकामात को ज़हन में रखते हुए बहनों को उनका हिस्सा दिया जाए। उस जायदाद का क्या फ़ायदा जो किसी का हक मार के अपने नाम की जाए। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, मैं आज ही अपने कज़न को समझाता हूँ, समझे कि नहीं? तो बाकी की बात जो है मैं अपनी जुगनी में बयान करूँगा। आओ भाई, आके डांसो।
सारे भाइयां नू समझाओ हक भैणां दा तुसी ना खाओ जो लिखिया कुरान हदीस ओ भैणां दी झोली पाओ फिर मेरेआ जुगनी कहंदी ऐ जेड़ी दूर झूठ तो रहिंदी ऐ सब गल्लां सच्चियां कहंदी ऐ बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ऐ औरत बीवी भैन ते धी रखो खुश हर हाल च जी दुनिया चार दिनां दा मेला तोड़ के दिल लैना है की ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ऐ जेड़ी दूर झूठ तो रहिंदी ऐ सब गल्लां सच्चियां कहंदी ऐ बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ऐ अल्लाह बंदियां नू फरमावे औरत दा हक कोई ना खावे एवे जुर्म बड़ा संगीन एदे तो हर कोई बाज आ जावे ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी ऐ जेड़ी दूर झूठ तो रहिंदी ऐ सब गल्लां सच्चियां कहंदी ऐ बस अल्लाह अल्लाह कहंदी ऐ तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात वक्फा हुआ चाहता है मिलते हैं इस वक्फे के बाद ख़वातीन और हज़रात आइए देखते हैं कि डार्लिंग आज के मेहमान के साथ क्या बातें कर रहा है। नाज़रीन आज मेरे शो में एक ऐसे नौजवान जो गाते हैं मुल्क में भी बड़े मकबूल हैं बाहर के ममालिक में भी जाने जाते हैं अपनी उम्र से ज़्यादा गाते हैं। आइए बात करते हैं अमार बेग से। अमार जी आपका बहुत शुक्रिया आप मेरे टेलीफोन पे मेरे शो में तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम डार्लिंग जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यार ज़रा ये बताइए कि ये गाना जो है ये आप सीख के गा रहे हो या सुन के गा रहे हो? डार्लिंग जी सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर आप म्यूज़िक कर रहे हो या गाना कर रहे हो सुनना अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा सुनने के बाद उसको पॉलिश करना उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने वालिद साहब से यही सीखा कि कुछ भी करो अपनी ज़िंदगी में वो आर्ट रिलेटेड हो किसी भी काम की तरह का काम हो उसको सीखना चाहिए। तो डार्लिंग जी मैंने इधर सीखा अमेरिका जब मैं था मैंने वहाँ पे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। फिर जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ और आगे सीखता ही रहूँगा इंशाल्लाह। ज़रा ये फरमाइए अमार जी कि आपके वालिद वारिस बेग अल्लाह उनको सलामत रखे उनमें और अमार बेग में कितना फ़र्क है गाने में? उम्र को छोड़ें आप और सिखलाई को भी छोड़ें और पॉपुलैरिटी को भी छोड़ें मगर गाने में कितना फ़र्क है? आपके बाबा गाते हैं जब तो आपको कैसा लगता है? तो जब आप गाते हो तो आप ख़ुद को सुन के कैसा लगता है? वालिद साहब जब गाते हैं तो एक समा बन जाता है। वो तो आपको पता है एक लेजेंडरी सिंगर हैं। मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा है तलफ़ुज़ एक्सप्रेशन अदायगी और बचपन से ही मैं उनको सुनता हुआ आ रहा हूँ। बट क्योंकि अब दौर बदल गया है वालिद साहब प्लेबैक सिंगिंग करते थे मेरा ज़्यादा कंटेम्प्रेरी है और मैं अपने सिंगल्स खुद रिलीज़ करता हूँ तो साउंड में बहुत फ़र्क है। बट अभी भी जो मैं काम करता हूँ कुछ भी हो मैं उनको ज़रूर पेश करता हूँ उनको ज़रूर सुनाता हूँ उनकी फ़ीडबैक लेता हूँ और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक लेजेंड की छाँव में मैं पलता हूँ और उनसे वो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक वो हैं। मुझे हर बात पे वो ये नहीं कहते वेरी गुड बहुत अच्छा अगर कुछ ठीक ना हो तो वो मुझे उसी वक्त कहते हैं कि इसको चेंज कर लो इसको ऐसे कर लो इसको ऐसे कर लो। तो फ़र्क तो बहुत है ना? हाँ जी क्योंकि आमतौर पे देखने में ये आया कि बड़े बोर्ड के नीचे दूसरा बोर्ड नहीं कभी भी उगता। जी तो आप यानी समझते हो कि आप और बेहतर होते जा रहे हो उनकी ज़ेरे निगरानी? जी बिल्कुल ऐसी है डार्लिंग जी। मैं अपने आप को हर दिन ग्रो कर रहा हूँ हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ।
अपनी म्यूज़िक का जितना भी मेरा प्रोडक्शन है, मेरे चाहने वाले फ़ैन सब जानते हैं कि अपनी सारी प्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग, हर चीज़ मैं ख़ुद करता हूँ। तो मैं इस एक्सपीरियंस को, इस प्रोसेस को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये जो आपने वहाँ से अंग्रेज़ी म्यूज़िक सीखा या पढ़ा, उसमें और हमारे इस मौसीकी में कितना एक फ़र्क है? बहुत फ़र्क है डार्लिंग जी, बहुत फ़र्क है। वहाँ पे ज़रा टोनैलिटी के ऊपर फ़ॉल्सेटोज़, आवाज़ बारीक करके गाना, उसमें बहुत वर्सेटैलिटी है, बहुत फ़र्क है। और हमारे यहाँ पे जो क्लासिकल है वो आप जानते ही हैं, उसमें रागाज़ हैं, सरगमे हैं और अलाप, डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं। बट इनको, ये दोनों दुनियाओं को मैंने ग्रास्प किया है, उनको अपने अंदर समाने की कोशिश की है और अभी भी सीख रहा हूँ। अच्छा जी। तो आपने यानी वहाँ रह के सिर्फ पढ़ा है या गाते भी रहे हो आप? मैं बिल्कुल गाता रहा हूँ। मैं जब अपने वहाँ पे हाई स्कूल में था तो मैं अपने हाई स्कूल कोयर मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। तो बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब मैंने कोयर का हिस्सा बना तो आपको पता उसमें स्टेजेस होते हैं 5 से 6। तो मुझे थोड़ा पीछे मेरे इंस्ट्रक्टर ने खड़ा कर दिया। उनका नाम था मिस्टर वीबर्ग, जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे। तो मैं शायद अच्छा गा रहा था उनको मेरी आवाज़ मेरे उनके कानों तक पहुंची। तो उन्होंने मुझे साइड पे पुल किया। उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम फ्रंट रो में आओ। तो उनके साथ मेरा बड़ा प्यार हो गया, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सिखाया। तो टोनैलिटी के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर, ज़्यादा इंग्लिश में ही ऑफ कोर्स गाते थे। तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं वहाँ पे परफॉर्म भी कर रहा था। अच्छा। अमेरिका में मैंने बहुत मेलों पे बहुत डिफरेंट परफॉर्मेंसेस की और वो मुझे लगता है कि मेरी वो नेट प्रैक्टिस थी। मैं उस वक्त ग्रो कर रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था और अकेला खुद डिफरेंट वेन्यूज़ पे जाके मैं अपना साउंड सिस्टम मैंने खुद बाई किया। अच्छा। मैं अपना साउंड सिस्टम खुद लगाता था, खुद साउंड चेक करता था और ऑफ कोर्स खुद परफॉर्म करता था। फिर सब वाइंड अप करके खुद सारा बंद करके अपनी गाड़ी में उसको मैं पैक करके वापस घर आता था। तो वो एक्सपीरियंस, वो एक जिसको कहते हैं ना उर्दू में मार खाना, वो मुझे उधर एक्सपीरियंस हुआ। तो ज़्यादा एशियन सुनते थे आपको? जी एशियंस। अच्छा। हमसाए मुल्क के लोग मुझे बहुत सुनते थे। हाँ। मुझे उन्होंने अपने घरों में इनवाइट करते थे और मैं सिर्फ अकूस्टिक गिटार के ऊपर और अपनी वोकल और इस तरह परफॉर्म करता था। हाँ अच्छा। जी। तो हमें भी सुनाओ ना यार। ज़रूर। तो थोड़ा सा नाजरीन को ऐसे बैठे बैठे तो सुनाओ। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. But I wanna tell you so much, I love you. Yeah. तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गमे दौरा का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी, मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में
सभी प्यार किया करते हैं। माशाल्लाह, वाह भाई वाह। Thank you. जरा ये बताइए अमार जी के क्लासिकल भी गाते हो आप जी डार्लिंग या सुनते ही हो सिर्फ? क्लासिकल म्यूज़िक बहुत मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत आपको रियाजत की ज़रूरत है। हाँ। सुनता बहुत शौक़ से हूँ। मैंने बचपन से ही नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन जी, हुसैन बख्श गुल्लू, ग़ुलाम अली ख़ान साहब, सबको बहुत शौक़ से सुना हाँ है। नहीं माशाल्लाह, ये तो यानी नुसरत भी कैसा थोड़ा वक्त उसे मिला मगर सबसे ज़्यादा कामयाबी देखी उसने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और मेहदी तो मेरा मतलब है एक दौर का नाम है। बिल्कुल। तो ये जो अपना ग़ुलाम अली भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा यानी उसने भी वक्त देखा है और अब भी अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे उनको। आमीन। तो हुसैन बख्श गुल्लू जो थे ना, वो बड़े कमाल के लोग थे। वाह, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी यानी पिछले महीने उनकी बिल्कुल डार्लिंग वफ़ात जी, हुई मुझे है। बड़ा अफ़सोस हुआ, मुझे बहुत दुःख था, मेरा बड़ा प्यार था उनके साथ। अच्छा। और मुझे मौका मिला, मुझे नसीब हुआ कि मैं उनकी सोहबत में बैठ सकूं, हाँ, उनके साथ गपशप कर सकूं। हम खाना साथ खाते थे, हम साथ गप्पे करते थे। तो गाना साथ नहीं होता था? आप खाते तो थे मगर गाते नहीं थे? बिल्कुल उनके गाते भी थे साथ, मगर वो उनके सामने गाना आपको पता है हाँ, हाँ। कितना एक बड़ा मैं नर्वस होता था, बट वो मुझे कहते थे मेरे साथ गाओ। मुझे हारमोनियम पे हाँ। मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ रियाज कर सकूं, उनसे कुछ सीख सकूं, उनसे अच्छा। कुछ ग्रास्प कर सकूं। तो आला लोग थे और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं ये समझता हूँ कि जितना उनमें टैलेंट था, जितना उनको नॉलेज था, वो बिल्कुल भी और उतने उनमें बड़े इंसान थे, इतने ही बड़े इंसान थे। बहुत बड़ा हलीम और बड़ा मिटे- शफीक और बड़ा प्यारा आदमी। मेरे तो मिटे हुए। बहुत ताल्लुक था उनसे, बड़ा वक्त गुजरा मेरा बिल्कुल। उनका। और एक बात मैं बताऊं आपको अमार जी कि सलामत अली ख़ान जो इस दौर के तानसेन थे ना, वाह वाह वाह, बिल्कुल। उन्होंने जब काफ़ी शुरू में गाई ना तो लोगों ने तो पसंद की क्योंकि वो बहुत बेहतर गाते थे, सबसे बेहतर गाते थे। सलामत ख़ान ने काफ़ी छोड़ दी कि गुल्लू गाएगा, वाह वाह वाह, यानी हुसैन बख्श गुल्लू में मेरा मतलब है इतनी क्वालिटीज़ थी बिल्कुल ऐसे कि खान साहब सलामत अली ख़ान ने उनकी खातिर काफ़ी छोड़ दी। बिल्कुल ऐसे। उनको यानी क्या सुनाते थे आप, उनके होते हुए क्या गाते थे? मैं उन्हीं की एक गज़ल है, मैं उनको सुनाता हाँ था। हाँ, क्या क्या ज़रा। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमा, तेरा करे मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जा, तेरा करे मैं मर जावा। लबनी नहीं तेरे जई चीज है जहान ते, सौ तेरी खावा हाथ रख के कुरान ते। लबनी नहीं तेरे जई चीज है जहान ते, सौ तेरी खावा हाथ रख के कुरान ते। भुला जिया दिल तेरा कदी जे दुखा, तेरब करे मैं मर जावा। आज वो भी, उनकी रूह भी खुश हो रही होगी बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये अलहमरा में आर्ट्स काउंसिल में सिखाते थे ना। जी जी। तो ये फिरोज़ निज़ामी मरहूम ने ये काम शुरू किया आर्ट्स काउंसिल में अलहमरा में, बच्चों को तालीम देना शुरू की। तो हुसैन बख्श गुल्लू तक पहुंची। अब उनके जाने के बाद उनका बच्चा आ गया वहाँ पे, चांद भाई चांद और चांद सूरज खान। भाई। हाँ जी, दो बेटे हैं उसके, चांद खान और सूरज खान। हाँ जी। तो अब वो सिखा रहा है। बहुत अच्छा घराना है, बहुत कमाल के लोग हैं नफीस जी, बहुत। और बहुत ही खानदानी। हाँ बहुत बहुत।
तो ये ज़रा आज ऑडियंस को क्या सुना रहे हो आप? डार्लिंग जी, मेरा एक नया गाना रिलीज़ हुआ है, अच्छा। जोगिया के नाम से। अच्छा। आपकी दुआओं से और सबके प्यार से उसको बहुत प्यार मिला है ऑडियंस का। अच्छा, तो इसका ये वीडियो बनाया आप? जी जी, इसका वीडियो है यूट्यूब पे। सब देख सकते हैं। अमार बेग ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पे। तो कहाँ पे ये फिल्म आया आपने, कहाँ पे पिक्चराइज की? डार्लिंग जी, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कुछ करूँ हाँ। तो थोड़ा मुख्तलिफ करूँ। हाँ। मैंने पाकिस्तान में वीडियोस किए, तो मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया दिखा सकूँ, और कुछ ऐसे मैंने गाने किए, उसमें मैंने खुद कंटेम्प्रेरी डांस किया। मुझे ज़रा अपनी एक क्रिएटिविटी दिखाने का शौक़ है। हाँ, नहीं, इस उम्र में वैसे ही डांसते हैं बच्चे, डांसते कोई ऐसी बुराई नहीं है, मेरा मतलब है। और फिर गाने में तो दिल करता है। तो इसको मैंने शूट किया हॉलीवुड में। अच्छा। वहाँ पे मैं, मेरे डैड, मेरा भाई, मेरी टीम वहाँ पे थे। हम 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे थे। हमने 3 म्यूज़िक वीडियो शूट किए, उनमें से ये एक है, इसका नाम है जोगिया। जोगिया। तो आइए ज़रा नाज़रीन को सुनाएं। ज़रूर। नाज़रीन, अमार बेग हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। तो आइए अमार बेग साहब को और एक बात पूछते हैं। अमार जी ज़रा ये बताइए कि आपके खैर से एक भाई और है ना, जी जी। तो वो गाते हैं या नहीं गाते? वो गाते नहीं हैं, बट उनको रैप का बहुत शौक है। अच्छा। तो वो उसका फ्लो बहुत अच्छा है रैप में। हाँ हाँ। उसको ज़रा बिजनेसमैन है वो। अच्छा। तो मुझे ऑफ कोर्स मुझे म्यूज़िक का बहुत पैशन है, तो मैं इस फील्ड में ज़्यादा हूँ। अच्छा। तो बट वो सुनता बहुत अच्छा है। मारूफ नाम है उसका। तो हम साथ ही होते हैं, अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं। डार्लिंग जी, आई थिंक कि आपके ऊपर जो आप म्यूज़िक सुनते भी हो वो बड़ा असर करता है, किस तरह का म्यूज़िक सुन रहे हो। तो मैं और मेरे दोस्त भाई हम बैठ के अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, और ये हमारा चिल टाइम होता है। हाँ, लिसनर जो होता है ना, जो सुनता है वो कमाल का होता है। जी गाने वाले से सुनने वाला जो है ना वो बहुत यानी मजबूत होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। गा तो हर कोई सकता है, मगर चाहे जैसा भी गाए मगर सुन नहीं सकता हर कोई। बिल्कुल ऐसे ही है। यू हैव टू हैव अ कान अच्छे होने चाहिए। हाँ जी। तो एक आइटम, एक गाना और ज़रा नाजरीन को सुनाएं। ज़रूर ज़रूर डार्लिंग जी। ये भी गाना मैंने यूएस में ही शूट किया है। अच्छा। मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल। माजी की जानिब।
ले बे डार्लिंग, जरा ये तो बता कि कौन कौन से खेल खेले तूने? बाबे मैंने बड़े खेल खेले हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ग्राउंडों में भी खेलता रहा हूं और अपने घर में भी खेलता रहा हूं। मैं जनाब लूडो खेलता था, सांप वाली 99 का सांप जो है ना, मुझे आज तक कभी टच नहीं किया था उसने। और सीढ़ी में ऐसे करके चढ़ता था, मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर कोई ऐसे करके मेरे साथ खेलता तो मैंने कई बाजियां जीती हैं लूडो में। कमाल का आदमी था मैं, क्या बताऊं आपको। तो बचपन में जब तू एक दिन बच्चा था तो कौन से खेल खेलता था? बचपन में तो मैं कीड़ी काड़ा खेलता था, पिट्ठू गरम खेलता था, अपना चड़ेल मार डंडा खेलता था, नवी घोड़ी दंद वखा। पता नहीं, ये हमारी गली में ऐसी बड़ी खेलें होती थी। मैं गली में वैसे कम ही खेलता था, जाता ग्राउंड में था। मैं हॉकी बहुत अच्छी खेलता था, अल्लाह का फजल है, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैं किश्ती चलाता था, मैं आपको बताऊं, ऊपर वाली साइड पे जाता था मैं, नीचे से ऊपर वाली साइड पे जिधर से पानी आता है मैं उधर जाता था किश्ती चला के। क्या बताऊं आपको, मैं बड़ी बड़ी वर्जिश की है मैंने। 1 मील मैं रोज स्विमिंग करता था, 1 मील। क्या बताऊं आपको, गर्मी हो सर्दी हो, मींह वास्ता हो, कोई मौसम हो, मैं बहुत स्विमिंग करता था। और वाटर पोलो में हमारे बड़े मैच होते थे। अच्छा, ज्यादा तुझे कौन सा खेल पसंद था, इंडोर या आउटडोर? ओ नहीं बाबे, आउटडोर तो अच्छी होती है, इंडोर में तो बड़ी ज्यादा है। तो आदमी कैरम बोर्ड खेल सकता ना, तो कैरम बोर्ड तो मेरा बचपने में कहीं, जब मैं एक दिन बच्चा था तो जब खेला होगा मैंने, थोड़ा खेला था। मगर ये है कि वैसे मैं ग्राउंड में बहुत खेलता था, हॉकी बहुत अच्छी खेलता था मैं, अपनी स्कूल की टीम में था मैं। फिर बॉक्सिंग भी खेलता था मैं, आपको मैं असल बात बताऊं, बॉक्सिंग पूरे पंजाब में अल्लाह का फजल था, मेरा नाम था। हॉकी में भी, बॉक्सिंग में भी, स्विमिंग में भी, वाटर पोलो में भी, एथलेटिक्स में भी, क्या बताऊं आपको, मैं बहुत खेला हूं मैं। ओ बाबा, दरअसल पता क्या, वो वक्त ही ऐसा था, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे खेलते थे, इतने इतने। आज का बच्चा तो देखो ना, आपको क्या बताऊं, वो सारा दिन, मेरा मतलब है 2-2 मैच खेलते हैं, वो भी टेलीफोन पे। ये जो अपना मोबाइल है ना, इस पे मैच खेलते हैं, इस पे टेनिस खेलते हैं, इस पे मेरा मतलब है, वो किसी ग्राउंड में जाते ही नहीं है कि बाहर धूप है, मैंने क्या करना है, मैंने मामा मैंने नहीं जाना बाहर, तो बड़ा अजीब मौसम है, मैं इधर ही घर पे खेल लेता हूँ। हम तो मींह हो, नेरी हो, कुछ हो, हमने ग्राउंड में जाना ही होता था, हमारे मैच होते थे, हम दौड़ते थे, दौड़ते भी थे बहुत ज़्यादा। आज का बच्चा जो है ना, इसीलिए तो मेरा मतलब है बिल्कुल कमज़ोर बच्चा है, जिस्मानी तौर पे इतना मजबूत नहीं है आज का बच्चा जैसे हम होते थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं 2.5 मन का जो अपना बोरा होता है ना गंदम का, वो उठा के अपने वो 3री मंजिल पे चला जाता था। बहुत मैं काम करता था। हॉकी खेली तूने? वो हॉकी में तो मैं लेफ्ट आउट था, आपको क्या बताऊं। और मेरी टीम में वो फुल बैक खेलता था, जो साबका वजीर आजम नहीं फौत हो गया, जफर जमाली मेरा यार था, वो मेरे साथ ही खेलता था। अपना तनवीर डार मेरे साथ खेलता था, फिरोज मेरा कप्तान था, शेर अफगन मेरा कप्तान था। हमारी टीम बहुत कमाल की टीम। खालिद बाटे खाला वो भी अपनी टीम में था, बेहतरीन मेरा मतलब हमारी टीम थी। मैं तो पता नहीं कहाँ से लेके आया था जफर जमाली को कि हमारी टीम में खेला करो। बड़े खुश होते थे हम, मेरा मतलब खेल के, पूरे पंजाब में अपने नाम थे, कोई आम आदमी थोड़े थे। स्विमिंग में भी मेरा, मैं तो बैक स्ट्रोक करता था, मुर्दा तारीन जिसको कहते हैं, वो करता था। मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा रिकॉर्ड था अल्लाह के फजल से। 100 मीटर मेरे से अच्छी बैक स्ट्रोक किसी की नहीं थी मेरे आले दुआले में, मैं आपको बताऊं। कभी किसी के साथ रेस लगाई? हाँ, रेस मैंने लगाई। मैं तो तेहरान से गाड़ी स्टार्ट की थी तो ढाके जाके रुका था मैं। 7 दिन गाड़ी दिन रात चलाते रहे। 2nd एशियन मोटर हाईवे रैली हमारा फर्स्ट प्राइज था। क्या बताऊं आपको, रेसें ऐसी ऐसी लगाई हुई हैं। 57 टीमें थी, 57 टीम्स में हमारी टीम फर्स्ट आई थी सन 1969-70। नाजरीन, ये था डार्लिंग का याद माजी। आइए बढ़ते हैं कसौटी की जानिब। नाजरीन, शुरू करते हैं आज की कसौटी। आज की कसौटी बड़ी आसान है। मुझे यकीन है कि डार्लिंग जो है वो इधर उधर भटकता फिरता रहेगा, मगर है कसौटी आसान। देखें, आज की कसौटी है ये। हाँ बे डार्लिंग, पूछो सवाल। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये आपने क्या कह दिया है कि डार्लिंग इधर उधर भटकता रहेगा, तो फिर है तो बड़ी आसान। ये क्या बात हुई भला? ये इतनी कसौटियां मैंने पूछी हैं, इतनी आपने पूछी नहीं है, मगर हर कसौटी पे आप मुझे शुरू में ना जी, स्टार्ट में नकम्मा और नखिद और अनपढ़ और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। ऐसे ना क्या करें भाई, जरा ज़हन पे जोर दे। हर दफे मुझे वाज़े इशारे देने पड़ते हैं तो तू कसौटी बूझता है। तो
चलो ठीक है, इस दफे कोई इशारा ना देना, मैं आपका शिकवा दूर कर दूंगा। वेरी गुड। ले भाई, अगर तू आज कसौटी बूझ ले इशारे के बगैर तो 500 रुपए इनाम। डॉक्टर साहब, मैं पैसे की लालच में काम नहीं करूंगा, मैं बगैर पैसे के कसौटी जीतूंगा। हाँ, ये अलग बात है, जब मैं जीत जाऊं तो 3-4 हजार रुपए आप मुझे दे दें, क्योंकि इनाम तो फिर इनाम है, और फिर आप क्यों ना देंगे कि जीता है जब डार्लिंग, तो आप दे के इनाम अपनी भी इज्जत बढ़ाएं, ताकि पूरे मोहल्ले में पता लगे, पूरे मुल्क में कि डार्लिंग कसौटी जीता है, डॉक्टर साहब ने 4-5 हजार रुपया दे दिया खुश होके। अच्छा, तो चलो ठीक है, शुरू करो। वैसे एक बात बता दूं तुझे कि जो मैं पूछ रहा हूं कसौटी, वो है पीने वाली चीज। मेरे बगैर पूछे आपने इशारा दे दिया फुल, लेकिन मैंने नहीं पूछा था, बगैर इशारे के मेरा मतलब मैं बताने लगा था आपको। चलो, ये इशारा जो है मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि ये चीज मीठी होती है या खट्टी? चीनी जैसी मीठी तो नहीं होती, हाँ अलबत्ता इसका जायका मीठा भी होता है, खारा भी होता है। मीठा जायका होता है। खाने के बाद पिया जाता है या खाने से पहले? उसूलन तो पहले पीना चाहिए, मगर कुछ लोग खाने में भी पी लेते हैं, खाने के बाद भी पीते हैं। अच्छा, तो जरा ये बताएं कि ये गर्मियों में पीने वाली चीज है या सर्दियों में? भाई, ये गर्मियों में भी पीते हैं लोग, सर्दियों में भी पीते हैं, हर मौसम में पी जाती है ये चीज। ओके, चाय तो हो नहीं सकती क्योंकि खाने के बाद पी जाती है। ये जो आपने पूछा है, ये हर कोई पी सकता है? बिल्कुल डार्लिंग, और एक बात तो मैं बता दूं, इसके ना पीने से बहुत नुकसान हो सकता है, ये जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा जी, यानी बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार, यानी सबके लिए जरूरी है? हाँ जी, और ये ना पी जाए तो बंदा मर भी सकता है। अच्छा, ये तो फिर कोई दवाई हुई ना। जरा ये बताएं कि ये मेडिकल स्टोर से मिल जाती है या पंसारी से या किसी हकीम से? हाँ, पहले तो हर घर में मौजूद होती थी, लेकिन आजकल तो खरीद के भी पी जाती है। घर में मौजूद होती है? यार, ये क्या चीज़ है? ज़रा ये तो बताएं मुर्शिद कि ये सिर्फ हमारे मुल्क में पी जाती है या बाहर के मुल्कों में पीते हैं लोग? बेटा, जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते, ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या बात कर दी आपने कि इसका पीना जो है वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो दूध दूध दूध। नहीं भाई, ये दूध नहीं है। अच्छा, तो ये जो पूछ रहे हैं आप, इस चीज़ को मदानी से रिड़का जा सकता है? नहीं, जो तू सोच रहा ना, ये वो भी नहीं है। यार, कितने चालाक हैं आप, यानी आपने पहले ही बता दिया कि जो मैं सोच रहा था। अच्छा, जरा बता दें कि चम्मच से पीते हैं इसको या प्याली में डाल के? जिस चीज में चाहो डाल के पी लो, मगर बच्चों को छोटे चम्मच से भी पिलाते हैं। अच्छा, तो ना ये दवाई है, ना दूध है, ना लस्सी है, तो फिर ये है क्या जो इतनी जरूरी है? अच्छा, एक बात और बताएं, ये मेहमानों को पेश की जा सकती है? हाँ हाँ, लेकिन इस चीज का शुमार मेहमानों को पेश करने वाली चीजों में नहीं होता। अगर वो मांगे तो पेश भी कर देते हैं। तो शादी ब्याह के मौके पे ये मौजूद होती है खाने के टाइम पे? हाँ, क्यों नहीं, इसके बगैर तो खाना हजम नहीं होता। खाना हजम नहीं होता? हाँ, अच्छा, आपने फक्की का पूछा है। फक्की फक्की चूरन है। अच्छा, चूरन भी पीते हैं लोग? सॉरी डॉक्टर साहब, यार आपने तो कहा था कि बड़ी आसान सी चीज़ है, तो ऐसे ही मेरा मतलब है ये बूझ लेगा, मगर आपने तो मेरा दिमाग हिला दिया। मेरी तरफ से जवाब है जी, समझे, मैं हार गया। बस मैंने तुझे कहा था ना कि सामने बिल्कुल चीज़ पड़ी हुई है, तुम नहीं बूझ पाओगे। मैंने पानी का पूछा था, पानी। ओहो, पानी। और मैं तो ये समझा था कि आप कोई अनोखी चीज़ पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी आसान कसौटियाँ ना पूछा करें आप, मगर आपने तो ऐसी, मेरा मतलब गुंजल वाली कसौटी मुझसे पूछी है कि दिमाग हिल गया, माऊफ हो गया, माऊफ माऊफ। भाई, ये इंसानी नफ्सियात है। जब कोई पहेली बूझनी हो या कसौटी, तो इंसान का ज़हन किसी अनोखी चीज़ की तरफ चला जाता है, सामने की चीज़ बिल्कुल ज़हन में नहीं आती। वो ठीक है बाबियो, आप भी ये सब कुछ इग्नोर करें, आगे चलें। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा दिन है आज के, तुझे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तो लीजिए ख़वातीनो हज़रात, मेरा ख्याल है वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। पेशे खिदमत है ख़वातीनो हज़रात, डार्लिंग का गाया हुआ इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग।
खा लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। हक हरगिज कभी यूं न छीनो औरतों से उनका हक हरगिज कभी, ये हक हरगिज कभी। ऐसा जो करते हैं वो दोज़ख कमा लेते हैं लोग। बहन का भी खा लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। बहन तो भाई को दे देती है तोहफे में ज़मीन, है तोहफे में ज़मीन। भाई भी ऐसा करें तो खिलखिला देते हैं लोग। बहन का जायदाद में हिस्सा भी खा लेते हैं लोग, जब भी चाहे एक नई सूरत बना ले।